Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video we will discuss a very important topic. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन OAVS उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन एज वेल एज KVS NBS एंड अदर एग्जाम। उसके साथ साथ ये IAS OAS के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली OAVS में इसका एक सिलेबस में एक स्पेसिफिक पर्सन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947 के अंदर है। तो अगर आप लोगों ने मेरा OAVS का सिलेबस डिस्कशन फॉर TGT SST वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको जो सिलेबस है उसके बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है। तो इसको देखने के बाद भी आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मस्ट आपको देखना है सो दैट आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा उसमें कि कैसे पढ़ना है, OAVS के लिए कैसे प्रिपेयर होना है और कौन कौन सा बुक्स को फॉलो करना है सो दैट यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ OAVS एग्जामिनेशन। सो ये OAVS सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा हम लोगों का एंड जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कशन सीरीज चल रहा था उसका 12th पार्ट होगा ये। सो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OAVS के लिए बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ IAS OAS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बेसिक्स एज वेल एज बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का पहला हाफ, 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900, कोई भी सेंचुरी जब हम बोलते हैं तो वो 19th लिखा है मतलब 19 उसका लास्ट एक्सट्रीम होगा। तो 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू 1900 होगा। तो फर्स्ट हाफ मतलब 1800 से 1850 के बीच। So by the first half of 19th century, the East India Company had brought major portion of India under its control. तो 1850 होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा पर्सन्स को इनफैक्ट वी कैन से ऑल द पर्सन्स ऑफ इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया था और बाकी जो छोटे मोटे किंगडम बचे हुए थे वो भी सब्सिडरी अलायंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बन चुके थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो 11th पार्ट मतलब टोटल 11 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है। OAVS वाले भी अगर चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। तो इसको अब कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो ऑलरेडी बहुत सारा वहाँ पे जो किंगडम्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे ना। 100 years आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आप सबको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो 1757 के 100 ईयर बाद anger against the unjust and oppressive British government took the form of a revolt that shook the very foundation of British rule in India। तो 100 साल बैटल ऑफ प्लासी का 100 साल बाद जो अनजस्ट या अनरेस्ट या फिर जो डिसकंटेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑपरेसिव अनजस्ट और ऑपरेसिव रूल्स और पॉलिसीज़ के खिलाफ ऑलरेडी लोगों के बीच में हो चुका था, उसने एक बहुत भयंकर रूप धारण किया 1857 को, 100 साल बाद ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। सो व्हाइल ब्रिटिश हिस्टोरियन कॉल्ड इट द सिपॉय म्यूटिनी, Indian historians name it revolt of 87 और the first war of Indian independence। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन इसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका नाम दिया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड बीन preceded by a series of disturbance in different parts of the country from late 18th century onward। तो late 18th century मतलब 1700 से 1800 को हम बोलेंगे 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी मतलब 1750 से और 1780 से लेके 18th सेंचुरी 1800 तक। तो उस टाइम में बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे ऑलरेडी, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 इतना बड़ा भयंकर रूप लेता है। तो ये बैकग्राउंड, ये तो बेसिक हो गया इसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब हम लोग उसका बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहे थे उस टाइम में। तो सबसे पहले है सन्यासी रिवलियन इन द नॉर्थ बंगाल एंड द चुनार रिवलियन इन द बिहार एंड बंगाल ब्रोक आउट इन द लेट 18th सेंचुरी। तो एक सन्यासी रिवलियन जो कि नॉर्थ बंगाल में हो रहा था और एक चुनार रिवलियन जो कि बिहार और बंगाल में हो रहा था, वो लेट 18th सेंचुरी में बहुत भयंकर रूप ऑलरेडी वहाँ पे उसमें हो चुका था। लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट थे ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो दोस्तों
डिफरेंट रिवेलियन और डिफरेंट जो मूवमेंट है उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। मिशन यूपीएससी सीरीज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थर्ड या फोर्थ वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी रिवेलियंस या मूवमेंट हुए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, सबको समराइज वे में वहाँ पे समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2020 सीरीज। ओके, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आपको इजी होगा देखने के लिए। लेकिन मस्ट आप इसको देखना है सो दैट यू विल हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिवेलियंस एंड मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। So now continue this topic. There were several pigeon uprising। तो सन्यासी रिवेलियन और चुनार रिवेलियन के साथ बहुत सारे पिजन अपराइजिंग भी हो रहे थे मिड 19th सेंचुरी में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ व्हिच वर दोज ऑफ मुपला पिजन ऑफ मालाबार। इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया है। मुपला पिजन ऑफ मालाबार एंड फेराजी मूवमेंट बाय मुस्लिम पिजन इन बंगाल। तो वहाँ आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। तो ये सब मूवमेंट्स वहाँ पे हो रहे थे। सन्यासी रिवेलियन, चुनार रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन होता है नॉर्थ बंगाल में, चुनार बिहार और बंगाल में। देन मुपला हो रहा था मालाबार में, मुपला पिजन रिवेलियन। एंड फेराजी मूवमेंट मुस्लिम पिजेंट्स बंगाल में कर रहे थे। देन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ऑल्सो विटनेस अ नंबर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। तो उस टाइम में ट्राइबल रिवॉल्ट भी बहुत सारे हो रहे थे, जैसे कि भील्स मध्य प्रदेश में भील रिवॉल्ट्स, देन संताल रिवॉल्ट बिहार में, देन गॉन्ड्स एंड खॉन्ड्स रिवॉल्ट हो रहा था उड़ीसा में। हाउएवर ऑल दिस डिस्टर्बेंस और लोकलिस्ट, ये सब जितने भी मूवमेंट्स थे यहाँ पे, जितने भी मूवमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे बैकग्राउंड्स में जितने सब चल रहे थे, वो सब लोकलाइज थे। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये सब चल रहे थे। जैसे कि ये व्हील मूवमेंट मध्य प्रदेश में चल रहा था, संथाल बिहार में चल रहा था, गॉन्ड एंड खॉन्ड उड़ीसा में चल रहा था, सन्यासी रिवॉल्ट बंगाल। तो ये सब कुछ लोकलाइज थे। नाउ another serious and in some case long drawn, these did not pose any serious threat to the existence of British। तो ये सब although serious, ये सब serious थे, although serious थे ये सब, लेकिन localized थे। तो long drawn नहीं हो सके। long drawn भी थे, लेकिन इनका मतलब ब्रिटिशर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो सब लोकलाइज थे। पूरा ऑल इंडिया में ये सब नहीं फैला हुआ था। तो आगे देखते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ शुरुआत होता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ये सब तो लोकलाइज थे, लेकिन ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 बन जाता है पूरा नेशनलाइज्ड रिवॉल्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा नेशन में होता है ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। इट बिगेन एज ए रिवॉल्ट ऑफ द सिपॉय ऑफ द कंपनीज आर्मी। कंपनी आर्मी के सिपॉयज मिल के इस रिवॉल्ट को शुरुआत करते हैं, इसीलिए इसको ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी। नाउ लेकिन सिपॉय स्टार्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस। पूरा जितने भी इंडिया में जितने मासेस हैं सब उनके साथ धीरे धीरे करके आ जाते हैं। एंड इट कॉजेस ले डीपली एम्बेडेड in the its causes lay deeply embedded in the grievance of all section of Indian society nurtured against the British rule। and इसका जो कॉज है, ये जो हुआ था, ये जो मतलब मास पार्टिसिपेशन इसमें हुआ, उसका कॉज था जो डीपली एम्बेडेड ग्रीवेंस। मतलब सब लोगों के ऊपर ये जो ग्रीवेंसेस था, सब लोगों का ग्रीवेंसेस था। ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शन थे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जितने लोग थे, ब्रिटिश रूल के खिलाफ सब लोग क्या थे, डिसकंटेंट थे। और उस डिसकंटेंट की वजह से ही 1857 का रिवॉल्ट होता है। तो अब हम लोग कॉजेस ऑफ दिस रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली 5 कॉजेस है, एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉज है पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज क्या है जिसकी वजह से 1857 होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा, पिछले वीडियोस में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन और वार, ये 3 टेक्निक यूज करते हैं लॉर्ड डलहौसी और उनके जो प्रीवियस गवर्नर जनरल थे, वो सब लोग इस प्रिंसिपल्स का यूज करके जो एनेक्सेशन कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स का। सो द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवॉल्ट में बी ट्रेस्ड टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड डायरेक्ट एनेक्सेशन। उसके साथ साथ सब्सिडी अलायंस भी है और वार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आप अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं उसको। नाउ ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ वर डिसलॉस्ट एंड दस अराउजिंग फियर्स इन द माइंड्स ऑफ अदर रूलिंग फैमिलीज हु अप्रीहेंड ए सिमिलर फेट। तो बहुत सारे रूलर्स का ये सिमिलर फेट हुआ, मतलब उनका जो सब्सिडी अलायंस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर वार, ऐसे बहुत सारे कॉजेस में वो लोग वहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए, मतलब एनेक्स्ट, उनका टेरिटरी उनसे एनेक्स्ट हो गया या छिन गया। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को अडॉप्ट किया था क्योंकि उनका नेचुरल हायर नहीं थे।
तो रानी लक्ष्मीबाई एडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वहाँ पे झांसी को उनसे छीन लिया गया। उसके साथ साथ सतारा, नागपुर और झांसी को भी झांसी के साथ साथ सतारा, नागपुर को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्ट कर लिया गया। देन जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर को भी इसी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से एनेक्ट कर लिया गया। Then other rulers feared that the annexation of their states was only a matter of time। तो अदर रूलर्स को भी लग जाता है या डर लग जाता है कि उनका भी टेरिटरी कुछ ही टाइम में उनसे छीन जाएगा। तो एक नाना साहेब होते हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिलता है, ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर देते हैं उनका पेंशन सिस्टम के लिए, जो कि क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो वो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। So the refusal to continue the pension of Nana Saheb, the adopted son of Peshwa Bajirao II, created hostility among ruling class। तो ये भी ruling class के अंदर atrocity या फिर हम कह सकते हैं hostility पैदा करता है। Now moreover the sentiments of the people were hurt when it was declared that descendants of titular Mughal Emperor Bahadur Shah II would not be allowed to live in the Red Fort। और सबसे ज़्यादा मतलब दुख तब होता है या पीपल का सेंटीमेंट को हॉट तब पहुंचता है जब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि मुग़ल एम्पायर का टाइटल का एवोल्यूशन हो जाएगा उनके बाद, बहादुर शाह के बाद उनके जो बेटे हैं उनको राजगादी और रेड फोर्ट में बैठने का मौका, दे विल नॉट बी अलाउड टू लिव इन द रेड फोर्ट। बहादुर शाह के बाद जितने भी उनका वंश हैं वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे, मतलब मुग़ल एम्पायर का पूरा ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा। सो ये सबसे ज़्यादा डिसकंटेंट पैदा करता है लोगों में। नाउ द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स, रिटेनर्स एंड सोल्जर्स जॉबलेस। तो अवध का एनेक्सेशन के बाद जो कि लॉर्ड डलहौसी करते हैं उसके बाद, अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हुआ था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं उसको। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल, रिटेनर्स, सोल्जर जॉबलेस। इनके वजह से जो एनेक्सेशन हो जाता है उसके वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं। एंड दिस मेजर कन्वर्टेड अवध ए लॉयल स्टेट इनटू हॉट बेड ऑफ डिसकंटेंट एंड इंट्रिग। तो इसके वजह से अवध का एनेक्सेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसकंटेनमेंट पैदा होता है और जिसके वजह से 1857 रिवॉल्ट का स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से पूरा शुरुआत नहीं होता, यहाँ पे बस लोगों के बीच में डिसकंटेंट होता है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड पैदा होता है जिसके वजह से 1857 होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो रिवॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल कॉज के बारे में डिस्कस किए। अगले वीडियो में बाकी जितने भी कॉज है जैसे रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे, फिर मिलिट्री कॉजेस क्या क्या थे, फिर इमीडिएट कॉजेस क्या क्या थे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के लिए, उनके बारे में हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।